की थी और इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने ये बात की थी कि किसी भी इकोनॉमी में जो फंड्स हैं वो मूव होते हैं फ्रॉम सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स टू डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट्स। और हमने उसके साथ ये बात की थी कि ये इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के थ्रू, और उसमें जो सिक्योरिटीज हैं ये रोल प्ले करती थी। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जी। तो इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास जो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जो हैं इनकी जो मेन टाइप्स हैं, जो बेसिक टाइप्स हैं, वो कौन सी हो सकती हैं। जैसे कि लास्ट टाइम ने एग्जांपल्स काफ़ी दी थी, लेकिन अब जो इसकी मेन टाइप्स हैं, जैसे 3 टाइप्स फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, और हमारे पास में डीलर्स हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर मीन के ये वो कह लीजिए कि बैंक्स होते हैं जो कॉर्पोरेट बैंकिंग को डील कर रहे होते हैं। ये वो इदारे होते हैं जो कह लीजिए कि कंपनीज के शेयर्स को सेल करवाने में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने अपने बॉन्ड्स को सेल करवाना है, अपने शेयर्स को सेल करवाना है, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी पार्टी को, जो किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो उसमें एक्सपर्ट होंगे सेल करवाने में, उन्हीं को ही बेस बनाएंगे। अ, जैसा कि कह लीजिए कि हमें कमर्शियल बैंक्स मिलते हैं, हमें कंज्यूमर बैंक्स मिलते हैं, वैसे ही कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए भी जो कह लीजिए कि बैंक्स डील कर रहे होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का रोल प्ले करते हैं। कैसे जी? कि एक एक कंपनी है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एंग्रो की एग्जांपल ले रहे थे, कि एंग्रो में क्या किया हमने कि बैंक से राब्ता किया। अब क्या हर बैंक जो है वो शेयर सेल करवाने में असिस्टेंस प्रोवाइड कर लेगा? आप जरा अपने सिटी में देखें, अपने गांव में देखें, कहीं आपके पास जो बैंक्स हैं, क्या हर बैंक कंपनी के शेयर्स को सेल करवाता है? क्या हर बैंक सिक्योरिटीज को जो है वो ऑफर करता है, जी सिक्योरिटी सेल हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए चूंकि ये स्पेसिफिक सर्विस होती है, तो हो सकता है लिमिटेड ब्रांचेस ये काम कर रही हों, या हो सकता है कि कुछ बैंक्स इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट में डील कर रहे हों। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मीन कि वो लोग जो कंपनीज की सिक्योरिटीज को सेल करवाने में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम इन्वेस्टमेंट बैंकर कह लेते हैं। और ये हमने एग्जांपल दी कि आपको, जैसे एचबीएल है, एचबीएल क्या करे कि कंपनी के शेयर्स ले ले और आगे सेल करवाए। जैसे आपने वर्ड सुना होगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कंपनी के जो फर्स्ट टाइम शेयर सेल होने होते हैं वो बैंक के थ्रू हो गए सेल। जैसे बॉन्ड्स थोड़ी देर पहले बात की थी, एग्रो का सर्टिफिकेट है, वो भी बैंक्स के थ्रू जो है वो सेल हुए। तो ऐसे बैंक्स को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जो कंपनीज की सिक्योरिटीज को सेल करवाने में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इनके लिए हम जो कह लीजिए कि अब देखिए कंपनी है, कंपनी के शेयर्स बैंक के पास थे, बैंक ने वो शेयर्स आगे पब्लिक को सेल किए। तो बैंक को हमने क्या कहा, ये क्या क्या बना, इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्हें हम अंडर राइटर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अंडर राइटर। इसमें एक वर्ड और यूज होता है जिसे कहा जाता है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग कहा जाता है प्रोसेस को, यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू बैंक्स शेयर्स को सेल करते हैं। वो क्या प्रोसेस है जी? कंपनी से शेयर्स लिए, पब्लिक को आगे सेल कर दिए। तो इस सारे प्रोसेस को वो क्या कहते हैं, अंडर राइटिंग। और अंडर राइटर कहते हैं बैंक को, कि जिसने असिस्टेंस प्रोवाइड की है शेयर्स को सेल करवाने में। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कह लें या उनके लिए अंडर राइटर का वर्ड यूज कर लें, ये चीज एक ही है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं ये दो तरह से काम कर रहे होते हैं। एक इनके लिए ये काम करने का तरीका होता है, कहते हैं कि अंडर राइटिंग बेसिस पे करेंगे। दूसरा होता है बेस्ट एफर्ट बेस। अच्छा, ये जो अंडर राइटिंग बेस क्या है? अंडर राइटिंग बेस ये है कि ये कंपनी से शेयर ले लेते हैं और कहते हैं जी कि हम आपसे जो शेयर ले रहे हैं इसका आपको देते हैं 1 लाख रुपए। ओके, कंपनी को 1 लाख रुपए दे के शेयर ले लिए, और ये शेयर आगे सेल करते हैं 1 लाख 20 के। अब जो 20,000 एक्स्ट्रा है ये बैंक का अपना होगा। अच्छा, ये कहते हैं जी कि जो भी प्राइस आपको हम दे रहे हैं आपको वही प्राइस मिलनी है। सपोज 1 लाख दिया है, अब मार्केट में जाकर आगे हो सकता है कि ये 90,000 में सेल हो जाए, हो सकता है ये शेयर्स 120 में सेल हो जाए, कि मार्केट प्राइस तो डिफरेंट हो सकती है ना, कंपनी के रेपुटेशन पे, कंपनी की जो कह ली लिक्विडिटी पे, सॉल्वेंसी पे, सो ऑन। कंपनी की सिंपल बात करें, फाइनेंशियल पोजीशन की बेस पर या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बेस पर जो शेयर्स हैं उनकी प्राइस वेरी कर सकती है। ये कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा उसकी बेस पर। तो सादा सी बात जी, सादा अल्फाज में देख लेते हैं, मुश्किल नहीं बनाते इसको, कि
आपके पास कह लीजिए बैंक है, बैंक ने अगर ये कहा कि भाई मैं तो आपको 1 लाख दे देता हूँ, आपके शेयर्स मार्केट में भले 90 के सेल हो, भले 1 लाख 20 के सेल हो, आपको 1 लाख ही मिलना है। ठीक है, उस बेस को कहा जाता है अंडर राइटिंग बेसिस। दूसरे मतलब परचेज कर लेता है एक तरह से, 1 लाख के परचेज करके आगे जितने भी मुझे सेल करता रहे, तो कंपनी को 1 लाख ही मिल रहा है। दूसरी बेस क्या होती है? बेस्ट एफर्ट बेस। बेस्ट एफर्ट बेस क्या होती है? बैंक कहता है जी कि भाई आपके जो शेयर्स हैं, मैं मार्केट में अपनी तरफ से पूरी एफर्ट पुट करूंगा, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स हैं वो पुट करूंगा इनको सेल करने में, जो कैश मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 90,000 दिया मार्केट ने 1 लाख के शेयर का, तो 90 मिल जाएगा कंपनी को। मार्केट ने 1 लाख 20 दिया तो कंपनी को 1 लाख 20 मिल जाएगा। इसमें फिर बैंक अपना बीच में जो है वो कमीशन भी चार्ज करता है कि भाई मैं तो यहाँ पर आपके बिहाफ पर काम कर रहा हूँ, एज एन एजेंट काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे इन सर्विसेज का कोई मुआवजा मिलना चाहिए। तो अपना बीच में एक जो होता है ना परसेंट, फिक्स परसेंटेज वो चार्ज कर लेता है। तो ये दो तरह से इन्वेस्टमेंट बैंकर काम कर रहे होते हैं, अंडरराइटिंग बेसिस पर या बेस्ट एफर्ट बेसिस पर। इसी तरह ब्रोकर्स है नहीं, ब्रोकर्स जो होते हैं वो आपको पता है कि एज एन एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। आपने जैसे कह लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज में सुना होगा कि आप अगर शेयर परचेज करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, कोई सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली नहीं बाय कर सकते क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, वो एज अ ब्रोकर काम कर रहे होते हैं। क्या करते हैं जी? आपको किसी कंपनी का शेयर चाहिए, आप ब्रोकर के साथ रब्ता करते हैं, वो ब्रोकर आपको उस कंपनी का शेयर जो है वो परचेज करके दे देता है। अब ब्रोकर ने आपके बिहाफ पर काम किया है, उसने एज एन एजेंट काम किया है। ठीक है, तो चूंकि उसने एज एन एजेंट काम किया है तो वो अपने इस एजेंट की सर्विसेज की आपको फी चार्ज करेगा। ठीक है, तो मैं बात ये कर रहा हूँ यहाँ पर कि इन जो हमारे पास फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है उसमें एक एग्जांपल देखी हमने इन्वेस्टमेंट बैंकर की, दूसरी एग्जांपल आ रही है ब्रोकर्स की। तो ब्रोकर एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ये ऑनर नहीं होते हैं। तो जैसे कि हमने स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेज करने थे, हमने कहा कि आप अपनी ब्रोकरेज फर्म को बात करेंगे जी कि मुझे फलां कंपनी के शेयर परचेज करके दे दें, तो वो ब्रोकरेज फर्म या ब्रोकरेज हाउस आपके लिए शेयर परचेज कर लेगा और आपको शेयर दे देगा। आप वो शेयर अपने पास रख लेंगे और उस एजेंट को या उस ब्रोकर को उसकी फी दे देंगे। अब जो ब्रोकर्स होते हैं ये, वैसे तो इसके काफी सारे टैप्स हैं, यहाँ हमने सिर्फ 2 टैप्स लिख दिए हैं, बहुत सारे टैप्स होती है ब्रोकर्स की जी। तो एक फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं और दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर मीन जो फुल सर्विसेज देते हैं, डिस्काउंट मीन जो लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेड सर्विस क्या हो सकती है डिस्काउंट ब्रोकर एग्जाम्पल में? कि आपने कहा जी शेयर चाहिए, उसने आपको शेयर दे दिए लेकर। आपने कहा मैंने शेयर सेल करने, उसने शेयर सेल कर दिए। आपको कोई एडवाइस नहीं देते। अगर आपको वो सेल एंड परचेज जो करके दे रहे हैं शेयर्स, उसके साथ साथ कुछ एडवाइस यानी कि सर्विसेज और भी प्रोवाइड करना शुरू कर दें। एक सर्विस क्या है? वो शेयर परचेज करना है, सेल करना आपके लिए। और सर्विस क्या है? कि आपको एडवाइस करना, भाई फलां कंपनी के शेयर्स ना लें, वो कंपनी बेहतर है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। तो हमारे पास कौन से आ जाते हैं? फुल सर्विस ब्रोकर्स। तो या ये भी हो सकता है जी कि हमारे पास वो कहें जी कि सेल परचेज के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हो सकती हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कल को पैसों की जरूरत पड़ती है, आपको कल फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो अगर आपको वो भी प्रोवाइड कर लें, यानी कि आपका कुछ एग्रीमेंट हुआ है भाई अगर फंड्स की जरूरत पड़ी वो भी आप मुझे दोगे, अगर मुझे एडवाइस की जरूरत पड़ी वो भी आप मुझे दोगे, साथ साथ गाइड भी करोगे क्योंकि आप मार्केट में हैं, आपका एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स को या सर्विसेज को हम कहते हैं कि फुल सर्विस ब्रोकर्स। ठीक है, और अगर किसी को लिमिटेड सर्विसेज दे रहे हैं, सिर्फ परचेज सेल करके दे रहे हैं, तो वो क्या है? डिस्काउंट ब्रोकर्स है। तो अभी तक हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और ब्रोकर्स की बात कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या थे? जो कंपनीज के शेयर्स को या सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करने में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो बैंक्स। अच्छा, ब्रोकर्स क्या है? जो एज एन एजेंट काम कर रहे होते हैं। डीलर जो है ये एजेंट का ऑपोजिट हो गया। ये क्या करते हैं? ये एज एन ऑनर काम कर रहे होते हैं। क्या? कि स्टॉक एक्सचेंज से सिक्योरिटीज को यानी कि शेयर्स को परचेज करेंगे, अपने लिए खुद परचेज कर लेंगे, मालिक बन जाएंगे, ऑनर बन जाएंगे, फिर आगे उनको सेल कर देंगे, यानी कि उस पर कोई ना कोई प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, तो अब बात करें एजेंट। ब्रोकर्स एज एन एजेंट काम कर रहे होते हैं, डीलर जो है वो एज एन ऑनर काम कर रहे होते हैं, अपने अकाउंट पे डील कर रहे होते हैं। जैसे कि ये एजेंट्स होते हैं ना,
अगर किसी के लिए प्रोवाइड करेंगे तो ब्रोकर कह देंगे। अगर ये अपने लिए ही परचेज करके रख लें खुद से, किसी ने कहा नहीं है, खुद परचेज के लिए, उस वक्त डीलर का रोल प्ले करते हैं। जैसे कार डीलर होता है, कार डीलर क्या होता है, वो बाय करता है और आगे सेल कर देता है। तो वैसे ही डीलर्स क्या होते हैं कि वो सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे अपने लिए और फिर आगे सेल कर देंगे उनको। ठीक है, और वो जारी बात है आगे जो सेल करेंगे वो हाई प्राइस पे सेल करेंगे ना, टेंशन यही होगी उनकी, हाई प्राइस पे सेल करें। तो इसलिए जो डिफरेंस होगा उनका फाइनेंशियल सेपरेट कराएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो टर्मिनोलॉजीज हैं, आगे भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया यहाँ पर कि मेक मनी बाय बाइंग सिक्योरिटीज फॉर अ प्राइस, द बिड प्राइस। यानी कि जो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परचेज प्राइस है उसे हम बिड प्राइस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, और जो सेल प्राइस है उसे हम आस्क प्राइस का नाम दे सकते हैं। सिंपली अगर बाय किया है 10 का तो सेल वो करना चाहेंगे 11 12 का, किसी भी प्राइस का जो 10 से हाई है। तो जो सेल के लिए वर्ड यूज होता है वो है आस्क प्राइस, और जो परचेज के लिए वर्ड यूज होता है वो है बिड प्राइस। स्टॉक एक्सचेंज में टर्मिनोलॉजीज यानी काफी सारी हैं। अगर आप कहेंगे तो आपके साथ उसका एक्सेट शेयर कर देंगे कुछ, कि जिसमें वो कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं, वो आप देख सकेंगे जी कि वो जैसे आस्क का वर्ड बोला है हमने, यहाँ पर बिड का वर्ड बोला है, ऑफर प्राइस है, ब्लू चिप कंपनीज वगैरह, सो ऑन, ऐसे डिफरेंट सो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। वो अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो खैर अभी तक बात करें कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की टाइप्स क्या हैं, तो वो हमने कहा 3 टाइप्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ब्रोकर्स हैं और डीलर्स हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो है वो कुछ टर्मिनोलॉजी जो अभी हम बात कर रहे थे और भी हैं फाइनेंशियल एनवायरनमेंट या फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो वो देख लेते क्या चीज़ें हैं जी। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है मेच्योरिटी। ये जो वर्ड मैच्योरिटी है इसका मतलब होता है वो टाइम, वो अरसा जिसके लिए आप फंड्स किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं। यानी कि सिक्योरिटीज अगर 1 साल के लिए इशू की गई हैं तो मेच्योरिटी पीरियड है 1 ईयर। अगर 3 इयर्स के लिए इशू की गई हैं तो मेच्योरिटी पीरियड क्या है, 3 इयर्स। अब एक वर्ड है मेच्योरिटी डेट। ये वो डेट होती है जिसमें लाइफ एंड हो जाती है, जिसमें सिक्योरिटीज जो है वो कह लीजिए कि मैच्योर हो जाती हैं, लाइफ उनकी एग्जॉस्ट हो जाती है। यानी कि अगर 3 इयर्स है तो जो लास्ट डेट जिस पे आपने पेमेंट करनी है, जिस पे उसने आपने अमाउंट प्रिंसिपल या उसके रिलेटेड जो रिटर्न्स होते हैं वो रिटर्न करने हैं, वो आपकी मेच्योरिटी डेट कहलाएगी। वैल्यू का मतलब हम यूज करेंगे, बार बार आगे वर्ड आएगा वैल्यू, वैल्यू मीन प्राइस के लिए हम वर्ड यूज कर रहे होंगे। इसी तरह वर्ड शायद आगे चलकर हम यूज करें बार बार जो है वो बेयरर। बेयरर का मतलब होता है वो बंदा या वो पर्सन या वो इदारा, वो इकोनॉमिक यूनिट जिसने किसी सिक्योरिटी को होल्ड किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, जिसके पास वो होती है। जैसे शेयर होल्डर, तो उसके पास सिक्योरिटी क्या है, शेयर। तो हम उसे कहते हैं जिस बंदे के पास शेयर है, जो ऑनर है जैसे। इसी तरह हम कहते हैं बेयरर मीन वो पर्सन जिसकी मलकियत में, वो पर्सन जिसके पास कोई सिक्योरिटी है। ठीक है, सिक्योरिटी मीन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। हम पहले भी कह चुके हैं सिक्योरिटी मीन पीस ऑफ पेपर्स जो आपका राइट स्टैब्लिश करते हैं कि आपने किस जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपका क्लेम शो करते हैं। ठीक है, तो बिडर मीन वो बंदा जिसने सिक्योरिटी को होल्ड किया होता है। इसी तरह बिड प्राइस थोड़ी देर पहले बात की, परचेज प्राइस को कहते हैं। आस्क प्राइस हम सेल प्राइस को कहते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी आगे यूज होगी लॉट साइज जी। अच्छा, लॉट साइज का मतलब होता है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज जो एक टाइम पे बाय करना जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, जैसे एंग्रो की एग्जांपल ले रहे थे। एंग्रो ने जो डिबेंचर अपने ये बॉन्ड्स अपने सेल किए थे जिनका नेम था एंग्रो रुपए सर्टिफिकेट। ऐसा तो नहीं किया होगा कि अगर एक उनका जो एंग्रो रुपए सर्टिफिकेट है वो 1000 का है और उनको जो है कह लीजिए कि 1 मिलियन अरेंज करनी है, तो थाउजेंड थाउजेंड लोगों को सेल किए जाएंगे तो जाकर 1 मिलियन अरेंज होगा ना। तो इसलिए 1000 लोगों की बजाय बेहतर नहीं है कि अगर वो 100 लोगों को डील कर लें। तो 100 से फिर कैसे किया जाएगा, वो कहेंगे मिनिमम कोई बंदा भी बाय करना चाहता है तो 10 सर्टिफिकेट परचेज करेगा, 10 के लॉट चलेगी। यानी कि अगर कोई एक सर्टिफिकेट परचेज करना चाहता है उसको 10 बाय करने पड़ेंगे, क्योंकि एक लॉट में कितने हैं सिक्योरिटीज, 10। अगर कोई कह लीजिए कि 12 13 14 15 17 परचेज करना चाहता है तो वो 15 17 परचेज नहीं कर पाएगा, उसको 2 लॉट्स परचेज करना होंगे। 2 लॉट्स का मतलब है 20, उसमें एंगर और सर्टिफिकेट आ जाते हैं। तो सिंपली लॉट साइज क्या है,
वो मिनिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो एक टाइम पे बाय करना ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ अभी इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की टाइप्स क्या हैं, और हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हमें आगे चलकर इस फाइनेंशियल सिस्टम या एनवायरनमेंट में बार-बार यूज़ करना होगी, वो टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर हमने देखी कि वो क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारी है, मैंने पहले ही बताया आपको। हमने सिर्फ़ जो हमारे रेलेवेंट है उनको डिस्कस किया है जी। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है जी। बाकी हम इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।